हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम सिंह इंडिया एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत करता हूं। आइए चलते हैं। कल हमने आपको पढ़ाया लौह काल तथा ताम्र पाषाण काल, जिसमें लोहे की प्रमुखता देखी गई लौह काल में और ताम्र पाषाण काल में तांबे की। ये सब कल हमने आपको पढ़ाया। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप हमारे इंडिया एजुकेशन हब के चैनल में प्ले लिस्ट में जाकर सर्च कर सकते हैं और उसमें हमारा वीडियो मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आज जो हम पढ़ाएंगे वो रहेगा सिंधु घाटी सभ्यता। घाटी सभ्यता। आज हम आपको सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। इसके पहले हम चलते हैं कल के क्वेश्चन पर, जो हमने आपको 5 क्वेश्चन कल दिए थे। 5 क्वेश्चन क्या क्या थे कि हमने पूछा था आपसे। पहला क्वेश्चन कि मानव और कुत्ते, पालतू जो कुत्ता था उसका जो समाधान मिला है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है। तो हमने जो इसका आंसर है वो बुर्ज होम से पाया गया है, जो मध्य पाषाण काल में था। दूसरा क्वेश्चन हम आपसे किया था, ये जो बुर्ज होम पड़ता है ये कश्मीर में पड़ता है। दूसरा क्वेश्चन जो हम आपसे किया था, युग्म समाधान का जो एकमात्र साक्ष्य पाया गया है वो नागार्जुनकोंडा आंध्र प्रदेश से पाया गया है। और तीसरा क्वेश्चन आपसे पूछा था कि युद्ध का जो प्रारंभिक साक्ष्य है वो कहाँ से पाया गया है, तो वो सरायनहर यूपी में पाया गया है। चौथा क्वेश्चन पूछा था कि पालिशदार पत्थर के जो औजार है किस काल में पाए जाते थे, तो ये नवपाषाण काल में पाए जाते थे। और पांचवा तथा अंतिम क्वेश्चन पूछा था कि लाल एवं हरे रंग का जो आविष्कार है या कहाँ से मतलब प्राप्त होता है, इसका जो संकेत है कहाँ से मिलता है, तो ये भीमबेटका गुफा से मिलता है। तो आइए चलते हैं आज के टॉपिक पर, सिंधु घाटी सभ्यता। तो देखते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। इसमें क्या है कि नगरीकृत सभ्यता थी और एक जो नगरीकरण का एक रूप था जो प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त होता है। और तो देखते हैं, ये एक नगरीकृत संस्था थी। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीकृत सभ्यता थी और इसी सभ्यता में कांसे का प्रयोग भी होता था। और तो इसके बारे में पहले हम ज़्यादा बता देते हैं कि मेसोपोटामिया और मिस्र चीन की सभ्यता के समकालीन थी। मेसोपोटामिया चीन मिस्र, ये प्राचीनतम सभ्यताओं में से सिंधु घाटी सभ्यता जो है, ये प्राचीन सभ्यताओं में से जो मेसोपोटामिया, चीन और मिस्र की सभ्यता मानी जाती हैं, उन्हीं सभ्यताओं में से ये सिंधु घाटी सभ्यता है एक। और ये एक नगरीकृत सभ्यता थी। इसमें कांसे का प्रयोग होता था। कांसे का प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में कांसे का प्रयोग होता था। इसके बाद देखते हैं कि इसका विस्तार क्या कहाँ से था। तो विस्तार देखते हैं, क्योंकि ये कहाँ से कहाँ तक फैले थे, इसका विस्तार जानते हैं। देखिए, इसका जो विस्तार था उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। तो जो उत्तर में जो इसका विस्तार था वो मांडा कश्मीर, उत्तर में जो मांडा कश्मीर से लेकर, लिख लीजिए, मांडा कश्मीर से लेकर दैमाबाद
महाराष्ट्र तथा पूर्व में आलमगीरपुर यूपी में पड़ता है। आलमगीरपुर से लेकर यूपी से लेकर सुतकांगेडोर तक माना जाता है, जो ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में स्थित है। ये इसका विस्तार रहा, जो उत्तर में मांडा कश्मीर से लेकर दक्षिण में दैमाबाद महाराष्ट्र में तक फैला हुआ है, जो सिंधु घाटी सभ्यता थी। पूर्व में आलमगीरपुर से लेकर पश्चिम में सुतकांगेडोर जो पाकिस्तान में फैला हुआ है। आप जो इंडिया का नक्शा है देखे होंगे, ये इंडिया है। ठीक, तो यहाँ महाराष्ट्र पड़ता है और ये तो इसमें क्या है, उत्तर में मांडा कश्मीर यहाँ पड़ता है, तो कश्मीर से लेकर दैमाबाद तक, और पूर्व में आलमगीरपुर यहाँ यूपी पड़ता है। आलमगीरपुर से लेकर यहाँ तक सुतकांगेडोर पाकिस्तान में। तो ये जो पूरा एरिया था, ये सिंधु घाटी सभ्यता, यहीं से हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, ये सब मिले हुए हैं यहीं से। तो नोट कर लीजिए इसे, फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है, नोट करते जाइए, हमारे वीडियो को पुश करके नोट कर लीजिएगा, तब तक हम आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं कि आगे क्या था। इसका काल सीमा विस्तार देख लेते हैं। सीमा विस्तार जो था, इसका सीमा विस्तार देख लेते हैं कि उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम क्या था। तो उत्तर से दक्षिण 11 किलोमीटर और पूर्व से पश्चिम 1600 किलोमीटर। नोट कर लीजिए, उत्तर से जो दक्षिण है ये 1100 किलोमीटर था, और जो पूर्व से जो पश्चिम है ये 1600 किलोमीटर था। ये इसका सीमा विस्तार था। काल निर्धारण देख लीजिए। काल निर्धारण देख लीजिए। जो जॉन मार्शल थे, ये 3250 से 2750 तक मानते हैं। लिख लीजिए, जॉन मार्शल। जो जॉन मार्शल हैं, ये 3250 से 2750 तक मानते हैं। 2750 तक मानते हैं। इसके बाद माधव स्वरूप वत्स जी हैं, जो इसका काल निर्धारण 3527 ईस्वी पूर्व तक मानते हैं। एक बाद मार्टिमर व्हीलर हैं, जो 2500 से 1500 ईस्वी तक मानते हैं। और इसके बाद कार्बन 14, जिसमें 2350 से 1750 ईस्वी तक माना गया। इसे नोट कर लीजिए, कार्बन 14, ये 2350 से 1750, और ये दो मुक्त हैं, इसलिए हमने दो नोट करवा दिए, बता दिए चारों। तो जो जॉन मार्शल का ये भी पूछा जा सकता है। और जो ऑथेंटिक चीज़ है, ये कार्बन 14 होता क्या है। ये एक जो कार्बन 14 है, ये एक ऐसी विधि है जिससे जो वहाँ जिस जगह से जहाँ भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो उन्हें उन साक्ष्यों को लेकर उनका ये निकाला जाता है कि वो मतलब कितने साल पुराने साक्ष्य हैं। जैसे कोई भी जैसा उपकरण प्राप्त हुआ, तो उसे कार्बन 14 विधि, ये जो 14 विधि है, इस विधि के द्वारा उसका पूरा विश्लेषण किया जाता है। तो उससे लगभग उसी के टाइम का निकलता है। और जो ये टाइम दिया गया है 2350 से 1750 ईस्वी तक। अब चलो आगे चलते हैं। काल निर्धारण भी इसका हो गया। इसके बाद चलते हैं इसके सिंधु घाटी सभ्यता के जो निर्माता कौन थे, जो अलग अलग मानते हैं। तो देख लीजिए, जो ये सिंधु घाटी सभ्यता का निर्माता कौन था, किसने इसे बनाया था।
तो जो राखाल दास बनर्जी हैं, राखाल दास बनर्जी, जो मोहनजोदड़ो की भी जो इन्होंने खुदाई की थी, ये द्रविड़ों को मानते हैं, द्रविड़ों को मानते हैं। रोमिला थापर जी हैं, रोमिला थापर, ये ईरानी को मानते हैं, ईरानी। तो ये नोट कर लीजिए। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि हड़प्पा सभ्यता काल का जो निर्धारण है इसका जो प्रमुख स्रोत है कंकाल है। और जो ये सिंधु घाटी सभ्यता, जो इसका मतलब हड़प्पा सभ्यता का जो काल निर्धारण है वो कंकाल से होता है। और जो सबसे अधिक कंकाल है वो मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। तो लिख लीजिए सबसे अधिक कंकाल, सबसे अधिक कंकाल मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं, मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। और ठीक, अब देखते हैं कि जैसा मोहनजोदड़ो, ये मोहनजोदड़ो की जो खोज है 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी, राखाल दास बनर्जी ने। और जो 1921 ईस्वी में है हड़प्पा की खोज, ये दयाराम साहनी ने की थी, दयाराम साहनी ने। ये भी नोट कर लीजिए। और कल हम विस्तार से 8-10 जो भी ये हैं, इन्हें जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं वो लिखवा देंगे। आज आप इतना नोट करिए, तो नोट कर लीजिए। फिर हम आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानते हैं। तो ठीक है, नोट कर लेंगे बाद में। और हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा एक बार, क्योंकि इतना मेहनत से आपको पढ़ाते हैं और आप तो देख ही रहे हैं पसीना, तेरे पसीने की हर बूंद, तेरे इस पसीने की हर बूंद मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखाऊंगा। ये अपने माता से वादा करो, एक माँ से वादा करो, ये तेरे पसीने की हर बूंद मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना पूरा करके मैं दिखाऊंगा। ये आप घर वालों से वादा करिए और मुझे विश्वास है आप पर कि आप ज़रूर पूरा करेंगे। तो ठीक है, आगे चलते हैं आप। तो अभी तक आपने काल निर्धारण पढ़ा, विस्तार पढ़ा, और इसका जो उत्तर से दक्षिण तक है, मांडा कश्मीर से लेकर दैमाबाद तक है। इसके बाद आप पढ़ते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या विशेषताएं हैं, क्योंकि ये नगरीकृत सभ्यता थी, इसलिए नगर की क्या क्या विशेषताएं थी उस समय की, इस बारे में जानते हैं। उस समय जो नगरीकृत सभ्यता थी, नगर योजना क्या थी, उस समय के जो भवन निर्माण है कैसे होते थे, उस समय जो मोहरे मिलती हैं कैसे मिलती हैं, मोहरे हैं जैसा मृदभांड हैं, और ये सब जानते हैं। और इसके बाद जानते हैं कि उस समय की जो लिपि प्राप्त हुई है सिंधु घाटी सभ्यता की, जो सिंधु लिपि, वो कहाँ से प्राप्त हुई है, तो इन सब बारों में जानते हैं। तो डाल लीजिए नगर योजना, नगर योजना। जो नगर योजना है इसमें बारे में जानते हैं कि जो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो है, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ये इसके मुख्य नगर माने जाते हैं, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। और हड़प्पा की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी, और मोहनजोदड़ो की खोज 1922 ईस्वी में राखाल दास बनर्जी ने की थी। तो इस समय की जो नगर योजना है मुख्य रूप से पश्चिम की ओर जो होता था ऊंचा दुर्ग, पश्चिम की ओर जो होता था ऊंचा दुर्ग होता था, और पूर्व की ओर निचला, पूर्व की ओर निचला। निचला होता था। इसके बाद जानते हैं
कि इनकी सड़क क्या विधि थी। ये जहाँ इस समय सड़क भी पाई जाती है, ये जो सड़कें थी एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ये जो सड़कें थी समकोण, मतलब 90 अंश का कोण हो उसे समकोण कहा जाता है, एक दूसरे के समकोण। उस समय की जो नगर योजना थी ना बहुत सुदृढ़ थी। आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत उस समय नगरीकृत जो योजना थी बहुत सुंदर थी। और उस समय जो मकान भवन बनते थे वो सड़क के किनारे बना करते थे, और जो उनका मुख होता था वो सड़क के किनारे की तरफ होता था। तो इसे नोट कर लीजिए, फिर हम आगे दिखाते हैं इसके बारे में। उनके भवन निर्माण की अगली विशेषता दिखाते हैं, भवन निर्माण कैसे बनते थे। तो दूसरी लिख लीजिए, भवन निर्माण कैसे भवन निर्माण बनते थे। तो नोट कर लीजिए, उस समय जो भवन निर्माण होते थे वो पक्की ईंटों के कई मंजिल बने होते थे। इनके जो पक्की ईंटों के बने होते थे, कई मंजिला इमारतें होती थी, कई मंजिला। इनकी जो भवन की जो मुख हुआ करता था, द्वार जिसे कहते हैं, उस सड़कों की तरफ होता था, सड़कों। और जो मुख्य नगर हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, तो मोहनजोदड़ो से जो अन्नागार एक प्राप्त हुआ है, अन्नागार, मोहनजोदड़ो से एक अन्नागार प्राप्त हुआ है। इसकी जो लंबाई वो 45.71 और जो चौड़ाई है वो 15 लंबाई है 45.71 और चौड़ाई 15.23 मीटर। ये अन्नागार है। और इसके जो हड़प्पा से जो प्राप्त हुए हैं, तो हड़प्पा से भी 6 कोठरी प्राप्त हुई हैं, कोठार प्राप्त हुए हैं, जिनकी जो लंबाई है वो 15.23 मीटर है और जो चौड़ाई है, जो लंबाई 15.23 और जो चौड़ाई है वो 6.09 मीटर है। तो ये 6 कोठार प्राप्त हुए हैं। इस तरह के भवन निर्माण हुआ करते थे। इसके बाद जो मकान के जो दरवाजे हैं वो मध्य में न होकर किनारों पर होते थे, तो इसे नोट कर लीजिए। और तो यहाँ जो भवन निर्माण होते थे पक्की ईंटों के कई मंजिला इमारतें होती थी। जो मुख होते थे वो सड़कों की तरफ होते थे। वहाँ की जो सड़कें हैं समकोण होती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। और जो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जो ये मुख्य नगर थे सिंधु घाटी सभ्यता के, तो उनमें मोहनजोदड़ो जो अन्नागार प्राप्त हुआ है उसकी लंबाई 45.71 मीटर और चौड़ाई 15.23 मीटर है। इसके बाद हड़प्पा में 6 कोठार प्राप्त हुए हैं, जिनकी लंबाई 15.23 मीटर और चौड़ाई 6.09 मीटर है। जो मकान के दरवाजे हैं वो मध्य में ना होकर, आजकल देखते होंगे कि जो दरवाजे होते हैं मध्य में रखा जाता है। तो पहले क्या होता था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता में है तो दरवाजे मध्य में ना होकर किनारों पर होते थे, किनारे साइड, एक साइड हुआ करते थे। तो ये आपका भवन निर्माण की जो कला रही ये रहा। इसके बाद लोथल, ये 214x36 मीटर, ये इस आकार में ये लोथल, ये बंदरगाह है, ये गुजरात का है, गुजरात का बंदरगाह है, लोथल बंदरगाह। तो इसकी ये आकृति थी। तो ये सब आपकी भवन निर्माण में रहा। अब इसे नोट कर लीजिए, मुख्य बिंदु जो रहे आपके इसमें। और
ठीक है, अब आगे चलते हैं, इसकी तीसरी विशेषता देखते हैं जो सिंधु लिपि है। नोट कर लीजिएगा, फिर हमारे वीडियो को पुश करके भी आगे भी देख सकते हैं और फिर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो आगे चलते हैं। तीसरी विशेषता, सिंधु लिपि जो यहाँ से प्राप्त हुई है वो सबसे पुरानी लिपि मानी जाती है, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकी है। अब लिख लेते हैं सिंधु लिपि। तीसरी, सिंधु लिपि। सिंधु लिपि, सिंधु लिपि। तो इसमें देखते हैं कि यहाँ से लिपि भी प्राप्त होती है जो सिंधु लिपि है, लेकिन इसे अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। तो इसका जो प्राप्त हुई है प्रथम बार जो इसे देखा गया वो 1853 में, लेकिन जो प्रकाशित हुई ये 1853 में ये प्राप्त हुई, लेकिन जो प्रकाशित हुई ये 1923 ईस्वी में, 1923 में प्रकाशित हुई ये सिंधु लिपि। और आगे देखते हैं कि कौन कौन से विद्वानों ने सिंधु लिपि को कहा कि ये कहाँ से उत्पन्न हुई है, इन सब बारे में जानते हैं। रामचंद्रन ये कहते हैं संस्कृत, और जो हंटर हैं ये कहते हैं ब्राह्मी, जो ब्राह्मी लिपि से इस सिंधु लिपि की उत्पन्न हुई है। इसके बाद जो फादर हैरात है वो कहते हैं कि द्रविड़ से उत्पन्न हुई है, तो ये उत्पन्न हुई है। अब जानते हैं कि सिंधु लिपि के बारे में कितनी कैसी थी। तो इसका जो देखते हैं कि मतलब ये जो सिंधु लिपि थी ये जो प्राप्त हुई है, तो इसके बारे में जानते हैं कि इसमें क्या था कि 64 जो मूल लाक्षर प्राप्त हुए हैं, 64 प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसमें जो अक्षर हैं वो 250 से लेकर लगभग 400 तक माने जाते हैं, लगभग हैं, क्योंकि पढ़ा नहीं जा सका इसे। और इसके बारे में और आगे जानते हैं कि ये भाव चित्रात्मक है, भाव चित्रात्मक है जो सिंधु लिपि है। तो इस प्रकार ये जाना। और इसके बाद जानते हैं कि इसे जो इसे लिखने में जो नई लिपि का जो प्रयोग हुआ है, जो इसे लिखने में नई लिपि का प्रयोग हुआ है, इसे वेस्ट्रोफेडन, इसे लिखने में जो नई लिपि का प्रयोग हुआ है इसे वेस्ट्रोफेडन कहा जाता है। और ये जो लिखी जाती थी, इनके जो लिखने की तकनीक होती थी, जो पहली पंक्ति लिखी जाती थी इसमें ये बाएं से दाएं लिखी जाती थी, बाएं से दाएं। और जो दूसरी पंक्ति लिखी जाती थी, दूसरी पंक्ति वो दाईं से बाईं। इसी प्रकार जो तीसरी पंक्ति है वो बाएं से दाएं, चौथी पंक्ति दाएं से बाएं, इसी तरह क्रम चलता रहता था। इसी प्रकार ये लिखी गई है। और इस प्रकार हम आज आप जाना कि सिंधु घाटी सभ्यता की क्या क्या मुख्य विशेषताएं थी, और जिसमें भवन निर्माण, नगर योजना, ये इसके बारे में आपको हमने बताया। जो सिंधु लिपि है इसके बारे में बताया कि जो इसका जो प्रथम बार जो इसका उल्लेख मतलब जो मिला है, देखा गया है उस 1853 ईस्वी में, जो इस प्रथम बार जो प्रकाशित हुई 1923 ईस्वी में, जिसमें 64 मूल अक्षर हैं और 250 से 400 शब्द तक हैं। रामचंद्रन ने इस भाषा को संस्कृत कहा है, संस्कृत लिपि से उत्पन्न इस लिपि को कहा है। और ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न, हंटर ने कहा कि ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई है। ये जो भाषा है ये भाव चित्रात्मक है, इसे पढ़ा नहीं जा सका है। और ये जो लिपि है ये वेस्ट्रोफेडन ये कहते हैं कि मतलब जो कहा जाता है कि ये जो लिपि लिखने की जो कला है इसे वेस्ट्रोफेडन कहा जाता है। और जो सिंधु लिपि है इसे पहली पंक्ति जो बाएं से दाएं लिखी जाती थी और जो दूसरी पंक्ति है वो दाएं से बाएं लिखी जाती थी। ये आपका रहा पूरा
ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता। अब सिंधु घाटी सभ्यता ये पार्ट 1 है, अगली बार पार्ट 2 पढ़ाएंगे। और सिंधु घाटी सभ्यता में और भी अनेक विशेषताएं हैं, जैसे मोहरे हो गई, भदबांध हो गए, ये सब कल हम आपको देखेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख क्या क्या स्थल हैं। जैसे लोथल हो गया, मोहनजोदड़ो हो गए, उनके बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, चंदहुडरो के बारे में, कालीबंगा के बारे में, राखीगढ़ी के बारे में, ये सब बारे में जानेंगे। ये रहा आपका आज का वीडियो। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और यदि हमारे बारे में आप ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो आप प्ले स्टोर से हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। और हमारे डिस्क्रिप्शन में भी आपको व्हाट्सअप नंबर दिया होगा, जिसमें आप हमसे संपर्क कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं कल फिर। धन्यवाद, थैंक यू।